नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीट यूजी के नतीजों को लेकर सवालों के अंबार लग गए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इतना परेशान नहीं छोड़ सकते। इसका एक ही तरीका है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए प्रेस रिलीज की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो इस विषय के जानकार हैं उनके सवालों के जवाब दे। प्रेस रिलीज से यह हो रहा है कि सभी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। एनटीए को समझना चाहिए कि वह चुनाव आयोग नहीं है कि 2.5 महीने के चुनाव में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और किसी को फर्क नहीं पड़ा। इससे होता यह है कि लोग और ज़्यादा आशंकित होने लग जाते हैं। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को मौके की नज़ाकत समझना चाहिए और छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए। प्रेस रिलीज में दिए गए जवाबों से छात्र इस वक्त संतुष्ट नजर नहीं आते। मैं खुद के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। परीक्षा प्रणाली, खासकर नंबर कैसे दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क का सिस्टम क्या होता है, इसकी समझ मुझे कम है। लेकिन आप लाखों छात्रों के सवालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी बहुत पकड़ है इन बातों पर। आपको उनकी एक एक बात को जगह देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र पहले से ही ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर अपनी बात कहते जा रहे हैं। तो इसे सीक्रेट रखने का कोई मतलब नहीं। इस बार नीट के पेपर भी लीक हुए, लेकिन एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में फिर से वही दोहरा दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यह उसी की नाकामी है, जबकि जाहिर है ऐसी संस्था की क्षमता और जवाबों को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। तय था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, तो फिर 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किया गया? जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसी हंगामे में आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं। क्या इसलिए कि किसी चीज पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसका इंतजाम करना था? प्रेस के पास वक्त ना हो उसे रिपोर्ट करने के लिए, इसकी व्यवस्था करनी थी? 10 दिन पहले नतीजा जारी करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जब एक बार कैलेंडर तय हो गया तो उस पर कायम रहना चाहिए था। अपने स्पष्टीकरण में एनटीए परीक्षा के 30 दिन के भीतर रिजल्ट घोषित करने को अपनी उपलब्धि बता रहा है और कह रहा है कि सब निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ है। उसका दावा है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई, लेकिन तय शेड्यूल से 10 दिन पहले रिजल्ट जारी करने पर कोई सफाई नहीं। नीट 720 अंकों का होता है। कई छात्रों ने कहा कि 717, 718, 719 नंबर आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप एक सवाल का जवाब गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर कट जाते हैं। तो इस हिसाब से 717 की जगह 715 आने चाहिए, 718 या 719 नहीं। ऐसा क्यों हुआ है, इसे लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल है ग्रेस मार्क दिए जाने का। एनटीए ने कहा है कि 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं क्योंकि इन्हें प्रश्न पत्र देरी से मिला। यह ग्रेस मार्क किस फॉर्मूले के तहत इन छात्रों को दिया गया, यह साफ नहीं। अगर किसी भी सेंटर पर प्रश्न पत्र देरी से मिला है तो छात्रों को उतना समय ज्यादा दे देना चाहिए। उस सेंटर पर तो सुरक्षा रहती है, छात्र बाहर भी नहीं जा सकते और बाहर से उनका संपर्क नहीं हो सकता। तो फिर देरी होने पर ग्रेस मार्क का रास्ता क्यों चुना गया? फिर यह कैसे भरोसा किया जाए कि 1500 से अधिक छात्रों को ही ग्रेस मार्क दिया गया? छात्र यह भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों के माता पिता का कहना है कि अगर इतनी ही संख्या होती तो रैंकिंग में इस बार इतना फर्क नहीं आता। जिस नंबर पर पिछले साल छात्र को 17,000 रैंकिंग आई, इस बार 50,000 रैंकिंग चली गई है, ऐसा एक अभिभावक ने बताया। रैंकिंग नीचे जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इतना नीचे नहीं जाती, यह प्रत्याशित है। एक सवाल 4 नंबर का है और सवाल गलत करने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक सवाल गलत होने पर आपके 5 नंबर कम होते हैं।
यह दलील दी जाती है कि अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया है तो 720 में 715 नंबर आएंगे। इसके जवाब में एनटीए का कहना है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ छात्र चले गए कि उन्हें देर से प्रश्न पत्र मिला। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पता चला कि उम्मीदवार की गलती नहीं थी। फिर उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए जिससे 718 आया और 719 आया। लेकिन यह तो बहुत विचित्र दलील है। भले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ग्रेस नंबर देने के लिए कहा था, मगर इसका तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या पंजाब और हरियाणा में ही प्रश्न पत्र मिलने में देरी हुई? एनटीए को बताना चाहिए कि कितने राज्यों के सेंटर पर देरी से प्रश्न पत्र मिला। ग्रेस मार्क वाले छात्रों की संख्या क्या है? क्या एनटीए ने इस तरह का फॉर्मूला पहले भी बनाया था? और बनाया था तो नीट 24 के ब्रोशर में क्यों नहीं दिया गया? अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर आप ग्रेस मार्क नहीं दे सकते। ग्रेस मार्क देने का फॉर्मूला तो पहले से तय होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रश्न पत्र मिलने में देरी हो सकती है। इन्हीं सब कारणों से छात्रों को शक हो रहा है कि घोटाला तो नहीं है, और वो इस देश में घोटाले की उम्मीद या आशंका क्यों ना करें? कहां करेंगे फिर? जहां किसी को भी घर से उठाकर फर्जी मामले में जेल में डाल दिया जाता है, कई साल तक जमानत नहीं मिलती। ये दावा किस रिकॉर्ड के दम पर किया जाता है सरकार की तरफ से कि हम जो भी कह रहे हैं आप उसी पर विश्वास कीजिए? तो जो छात्र कह रहे हैं उनके सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाने चाहिए ताकि वे विश्वास करें। शिक्षा और परीक्षा के विषय पर लिखने वाले माहेश्वर पेरी ने ट्विटर पर लिखा है कि कुछ कोचिंग संस्थाओं ने दावा किया है कि उनके यहाँ 21 टॉपर हैं तो किसी के यहाँ 27 टॉपर हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान के टॉपर में हरियाणा के विवादित केंद्र के 6 टॉपर शामिल नहीं हैं। एक सेंटर से 6 लोगों के टॉप करने से भी आशंका पैदा हो रही है। ये कौन है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? मेरा यहाँ सवाल है कि क्या कोचिंग सेंटर के टॉपर की लिस्ट पर भरोसा कर लिया जाए? उससे तुलना की जा रही है, वो सही है क्या? कोचिंग सेंटर तो न जाने किसे अपना टॉपर बना दें। फिर भी अगर एक सेंटर से 6 लोग टॉप कर रहे हैं तो देखा जाना चाहिए। इस सवाल में दम लगता है। कितने और सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में लोग टॉप कर रहे हैं? यह भी ठीक है कि हरियाणा के सेंटर के इन 6 टॉपर को लेकर किसी कोचिंग संस्थान ने दावा नहीं किया है। हरियाणा के सेंटर के 8 छात्रों में से 7 अभ्यर्थी का केवल पहला नाम दिया गया है, महेश्वर पेरी लिखते हैं, और कहते हैं कि नाम के साथ लगने वाला परिवार का टाइटल नहीं है। करियर 360 के माहेश्वर पेरी लिखते हैं कि 67 टॉपर का दावा किया जा रहा है। एम्स दिल्ली में 56 सीटें हैं। पहली बार होगा जब पूरे भारत में टॉप करने वाले सभी छात्रों को एम्स नहीं मिलेगा। 11 छात्रों को इस बार एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही नंबर पर 67 छात्र आ जाएं। पहले कभी नहीं हुआ। 2021 में 720 में 720 लाने वाले 3 छात्र थे। 2022 में किसी को भी 720 में से 720 नहीं आया, 715 आया। वह भी 4 छात्रों को मिला। 2023 में केवल 2 छात्रों को 720 में 720 मिला। 2024 में 67 छात्रों को 720 में 720 आया है। लोग कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं, और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है? किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया? और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा।
तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिशन होना स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में, बस चुनाव के लिए, वोट के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। खुद तो परीक्षा दिए नहीं है, परीक्षा अगर दिए होते तो दर्द मालूम होता। इतने सारे छात्रों के पूरे 720 नंबर आने पर एनटीए ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि फिजिक्स के एक सवाल में एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताब में अंतर होने के चलते उत्तर की में एक के बजाय 2 उत्तर सही मान लिए गए। विचित्र तर्क है। जिन 67 छात्रों को 720 नंबर मिले हैं उनमें से 44 छात्र ऐसे ही हैं जिन्हें इस फिजिक्स के सवाल के उत्तर में सुधार के चलते अतिरिक्त नंबर दिए गए, और टॉपर 67 में से 6 छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें समय की बर्बादी के बदले ग्रेस मार्क दिए गए। महेश्वर पेरी का कहना है कि 2023 में जिसे 700 नंबर आया उसका रैंक 294 था, लेकिन इस बार 1770 हो गया। 650 नंबर जिसे आया था उसे 6803 रैंक मिला, लेकिन 24 में इतने ही नंबर पर रैंक मिला 21724। एक साल में इतना अंतर आना असंभव है। पहली बार ऐसा हुआ है जब नीट का कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। एनटीए का कहना है कि इस बार प्रश्न आसान आए और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। ये कहीं से ठोस जवाब नहीं लगता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मसले पर विस्तार से ट्वीट किया है। लिखा है कि 5 मई को नीट 2024 की परीक्षा हुई, जिसका परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन यह परिणाम 10 दिन पहले ही निकाल दिए गए, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। परीक्षा करने वाली एजेंसी एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इम्तहान के ठीक 24 दिन पहले 9 और 10 अप्रैल को एप्लीकेशन विंडो खोला गया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? कितने बच्चों ने तब फॉर्म भरा? उनमें से कितने कौन से सेंटर के थे? उनमें से कितनों का चयन हुआ? उनके रोल नंबर सार्वजनिक करने की मांग उठा रही हूं, सुप्रिया लिखती हैं। पहले नीट पेपर लीक की खबर, अब रिजल्ट में गड़बड़ी से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार से जवाब चाहिए। एक ही सेंटर पर, एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं, और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए, और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए, और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए, और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं। और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। सभी 67 टॉपर छात्रों के बराबर अंक आए हैं। अब उनमें से एडमिशन में रैंकिंग तय करने के लिए एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से चुना जाएगा। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर एम्स में भर्ती के लिए सीट से अधिक टॉपर पहुंचे तो जिसके एप्लीकेशन का नंबर बड़ा होगा उसे नहीं लिया जाएगा। ये कमाल है ना, ये तो फालतू बात हुई। एप्लीकेशन नंबर देखकर आप एम्स में एडमिशन देंगे और जिसका एप्लीकेशन नंबर बड़ा होगा उसका नहीं होगा। इससे बकवास बात क्या हो सकती है? क्या धर्म के नशे में जनता ने यह भी देखने की बुद्धि खो दी है? तब तो इस देश में मेडिकल टेस्ट बंद कर मंदिर प्रवेश का ही टेस्ट होना चाहिए, उसी में सब खुश भी रहेंगे। एक इम्तहान इस देश में ढंग से आयोजित नहीं हो पा रहा है, तमाशा बनाकर रख दिया गया है।
अब उनके माँ बाप, छात्रों के माँ बाप पत्रकार खोज रहे हैं जो मंदिर मंदिर कर रहे थे, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि मेडिकल की परीक्षा के बारे में रिपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं कि सारे पत्रकार चुनावी आंकड़े बताने में लगे हैं, सरकार बनाने में लगे हैं। तो आपको पता नहीं था, आप माता पिता को, कि दुनिया भर में इससे थर्ड क्लास मीडिया किसी और देश में नहीं है, केवल आपके देश में है। अभी तक आप जब ये गोदी मीडिया देख रहे थे तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन आपकी भी जान मुश्किल में फंसने वाली है? जब आप 10 साल से थर्ड क्लास मीडिया झेल रहे हैं, बालू का लड्डू खा रहे हैं, तो फिर ये एंगल है कि मीडिया कवर नहीं कर रहा है, कहां से आ रहा है? वो कब कवर करता है? कब आपने उसे कवर करते देखा है? जब किसानों को यही मीडिया आतंकवादी बता रहा था तब तो आप आगे नहीं आए। जब पत्रकार निकाले जा रहे थे तब तो आपने नहीं कहा। जब 80-80 इंटरव्यू में एक सवाल प्रधानमंत्री से अग्निवीर पर नहीं पूछा गया, प्रधानमंत्री से इलेक्टोरल बॉन्ड के फ्रॉड पर विस्तार से नहीं पूछा गया, तब तो आपने नहीं कहा कि ये क्या मीडिया है, ऐसा मीडिया हमें नहीं चाहिए। अब जब बच्चों का भविष्य दांव पर है तो एक झटके में वो मीडिया कहां से मीडिया हो जाएगा? तो ये एक अलग मसला है कि भारत का गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या करने में व्यस्त है और करोड़ों लोग ड्राइंग रूम में बैठकर गोदी एंकरों को देखते हैं। उसमें तो सुधार नहीं आएगा, क्योंकि शपथ होते ही गोदी मीडिया पहले से कहीं ज़्यादा आवारा होने वाला है। और पता नहीं हम लोगों के YouTube चैनल को बंद करने की कौन सी तरकीब निकाल ली जाए, तब तो आप नहीं आएंगे सड़क पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी छात्रों को मैं ये मानता हूं कि एक विश्वसनीय, भरोसेमंद, ईमानदार परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। 10 साल से कह रहा हूं, यह देश अगर फुल प्रूफ परीक्षा व्यवस्था नहीं दे सकता तो फिर किस बात का विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बनाने का आप दावा करते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।